गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का 5th लेसन कर रहे हैं बेटा हम गद्य खंड का गलता लोहा, जिनके लेखक हैं शेखर जोशी। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार जब वंशीधर मोहन के पिताजी वंशीधर मोहन को की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, तो उसी समय उनकी बिरादरी का रमेश वहाँ पे आता है और वह उसको अपने साथ लखनऊ ले जाता है। लेकिन वह कहता है कि मैं वहाँ इसके अच्छे स्कूल में दाखिला कराऊंगा और ये एक पढ़ लिख कर महान व्यक्ति बनेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। वो उसको अपने घर के कामकाज में लगा लेता है। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती। हजारों लाखों बीए एमए मारे बेकार फिर रही है। ये हमारा गद्यांश है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोभाग 1 में संकलित गलता लोहा नामक पाठ से ली गई हैं। इनमें इनके लेखक शेखर जोशी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में किस चीज का वर्णन करते हुए कहा है? 8वीं कक्षा की पढ़ाई का। इसमें लेखक कहता है कि मोहन 8वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त करके जब गर्मियों की छुट्टियों के समय में अपने गांव में आता है और फिर गांव में आने के बाद वह वापस पढ़ाई के लिए लखनऊ जाता है। वह फिर क्या करता है? दोबारा से वापस से लखनऊ जाता है। तो वह वहां जाने के बाद फिर मोहन ने अनुभव किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रमेश के परिवार वाले मुझे आगे मेरी पढ़ाई को देख करके खुश नहीं पक्ष में नहीं है कि मैं आगे पढ़ लिख और अपने एक अच्छा महान व्यक्ति बनूं। ये सोचते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करेगा। तो वह ये बातें अपने मन ही मन पक्ष में नहीं है। आगे की पढ़ाई के लिए मोहन चाहे कितने भी विचार देता, परंतु उसकी बात वहीं आकर समाप्त हो जाती। जब मोहन रमेश बाबू को बार बार हर प्रकार के तर्क वितर्क करके बताता, सोचता, विचारता कि आगे पढ़ लिख करके मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का हमारी जो गरीबी होती है वो दूर हो जाएगी, लेकिन बात आकर उसी मुद्दे पर खत्म हो जाती कि पढ़ाई लिखाई में क्या रमेश के परिवार सभी लोग उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं। बात वहीं आकर घूम जाती, इसी मुद्दे पर खत्म हो जाती। फिर रमेश बाबू मोहन से कहता है कि हजारों लाखों व्यक्ति एमए बीए किए हुए हैं, वह मारे बेकार में इधर उधर वैसे ही घूम रहे हैं। वो कौन से पढ़ लिख कर एक व्यक्ति बन गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। तो रमेश बाबू से क्या कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की बजाय कोई ऐसा धंधा कर लो, हाथ का काम सीख लो, जिससे आप पे का गुजारा अच्छी प्रकार से भी हो जाएगा, पैसा भी बहुत सारा आएगा और आपका ये काम छूट जाएगा। अपनी परिचित से कह दिया ऐसे पढ़ाई से तो अच्छा कोई हाथ का काम। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। वह कहता है कि मेरा एक जान पहचान का एक मेरा मित्र होता है, उसने मुझे बताया था कि पढ़ाई लिखाई में ऐसा कोई कुछ नहीं रखा है, इसे कोई अच्छा सा हाथ का काम सिखा दे जिसे ये अपना धंधा कर सके। तो फिर वह क्या करता है, एक ही साधन से स्कूल में उसको एडमिशन दिलवा देता है। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया, यानी कि प्रतिदिन उनके कार्य में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे ही हर रोज उसे ऐसे ही घर का काम करना पड़ता था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। अब वह कहता है कि यानी कि गर्मियों की छुट्टियां जब मैं अपने घर बिताकर वापिस आता हूँ तो मुझे कोई अंतर नहीं दिखा, लेकिन मैंने अपने पिताजी को ये सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी बातों को सुन बहुत परेशान हो जाएंगे। तो दोबारा से फिर मैं लखनऊ आता हूँ तो मेरे घरेलू कामकाज में मुझे कोई अंतर नहीं मिल जाए। मुझे फिर पहले की तरह वही घरेलू कामकाज करना था, घर का काम ऐसे ही करना पड़ता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखाने फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। और वह क्या आता है, यानी कि 8वीं की परीक्षा पास करके वो दोबारा वापस आ जाते, इसमें 10वीं की परीक्षा हो जाती है। उसके बाद वह क्या करता है, किसी कारखाने और फैक्ट्री में जाने लगता है। वह कहते हैं कि कारखाने फैक्ट्री में यदि कुछ मुझे नौकरी धंधा मिल जाए और जिससे मेरे आगे कार्य कर सकूं। वंशीधर जी जब
भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन को उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। यानी कि ऊपर वाला जो है हमारा गद्यांश था, इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं हमारे। मोहन ने गांव से लखनऊ लौटकर क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया था? मोहन गर्मियों की छुट्टियों के बाद वापिस से अपने जब गांव में आता है, छुट्टियां मनाने के लिए गांव आता है, 8वीं की परीक्षा समाप्त करने के पश्चात आता है, तो फिर वो वापिस लखनऊ चला जाता है। तो वहां जाकर फिर वह अनुभव करने लगता है कि रमेश के जो परिवार वाले हैं, मैं आगे पढ़ लिख कर एक महान बनूं, तो वो मेरे इस पक्ष में शायद वो सहमत नहीं है, पक्ष में नहीं है, और उनका मत है कि मोहन पढ़ाई लिखाई छूटकर कोई अपने काम धंधा और कर ले। रमेश के परिवार के सदस्य क्या तर्क दे रहे थे? रमेश के परिवार वाले उसे तर्क दे रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति भी MA BA की उपाधि लेकर के मारे मारे बेरोजगार की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी को इतना हाथ का काम सीख ले तो अच्छा रहेगा। उसे बार बार इसे यही बात बता रहे थे कि रमेश ने मोहन का दाखिला कहाँ करवाया? कि रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से एक तकनीकी स्कूल में मोहन का दाखिला करवा दिया। रमेश के इस कार्य से मोहन का क्या प्रभाव पड़ा? मोहन पर यह प्रभाव पड़ा कि तकनीकी स्कूल में भर्ती होने के बाद मोहन का जो भविष्य है वह चौपट हो गया, कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना चाहता था और वहीं का वहीं सिमट कर रह गया। मोहन के जो सारे सपने थे वे सारे सपने छोड़कर कुछ समय के बाद मोहन क्या करता है, 1.5-2 वर्ष के बाद वह अपने सारे सपनों को छोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह क्या करता, कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने शुरू कर देता है। कि रमेश द्वारा मोहन का दाखिला तकनीकी स्कूल में कराने से उसके भविष्य के अंदर क्या होगा, अंधकार में हो गया है। जब कोई महान व्यक्ति इसके बारे में वह कहता है कि बंशीधर, जब भी मेरे मोहन के विषय में कोई भी व्यक्ति से पूछता है कि आपके बेटे क्या कर रहा है मोहन, तो उस समय वह बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से कहते कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए लखनऊ गया है और वो एक इतने अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है कि वो एक बड़ा अफसर ही बनकर आएगा। और मन को उनको बहुत ज़्यादा विश्वास भी था कि मेरा बेटा एक दिन क्या करेगा, अफसर बनकर आएगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो नहीं सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने सौपन भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। जब मेरे पिताजी बंशीधर जी को मेरी वास्तविकता के बारे में पता चला कि मैं वहाँ एक साधारण स्कूल में दाखिला कराया गया है, यानी कि रमेश जो मुझे पढ़ाने के लिए लेकर आता, वह अपने घर का कामकाज करवाता है और मैं 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा हूँ। उसके बाद में फैक्ट्री वगैरह आदि का काम करने लगा, तो मेरे पिताजी को मेरी ऐसी अवस्था देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा, यानी कि मेरा जो दोस्त धनराम जी था, जो पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं था, वो एक दिन मेरे पिताजी से मेरे बारे में पूछते हैं। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरी में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा ही होना था। तो उस समय जब उसके पिताजी बंशीधर जी धनराम को बताते हैं कि मेरा बेटा एक सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त और धीरे धीरे क्या होगा, एक वो बड़े ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएगा। तो उसी समय धनराम उसे कहते हैं कि त्रिलोक मास्टर सिंह की भविष्यवाणी तो सच होनी ही थी, क्योंकि वह इतना होशियार होनहार बच्चा था। वो तो पहले से ही कहते थे कि एक बड़ा अफसर बनेगा। उनकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। मुझे पूरा यकीन भी था कि मोहन उनकी भविष्यवाणी को अवश्य ही सिद्ध करेगा, और ऐसा तो होना ही था। उसने सोचा, दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष नहीं लगने का संतोष लेकर बंशीधर जी आगे बढ़ गए। उसने सोचा था कि बंशीधर जी बेचारे झूठ बोल रहे हैं, उसे सच्चाई नहीं बता सकते कि वो नहीं पढ़ा लिखा। वो सोचते थे कि कहीं धनराम उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाए।
तो उस समय ये कुछ होता है कि अपने घास के तिनकों को अपने मुंह में लेकर कि जो असंतोष असत्य जो मैं बता रहा हूँ इसी चीज, ये सत्य का जो दोष होता है वह मुझ पर ना लगे। और बंसीधर जी आगे बढ़ गई थी। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो मोहन तो उसी के धनराम के कहते हैं कि मोहन के बारे में लल्ला यानी कि उसके पिताजी कि मोहन तो बचपन से ही बहुत बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक अचूकते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते हैं। वह कहते कि त्रिलोक मास्टर सिंह की बातें से लेकर के आज तक धनराम और मोहन और उसके पिताजी से उनके आपस में बातें होती रहती हैं। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया। उसी समय धनराम क्या करता है, मोहन की जो द्राती, जब मोहन द्राती लेकर के निकला था और वो एक कुंच हो चुकी थी, तो उस समय वह क्या करता है कि उनकी द्राती को निकालता और भट्टी में बहुत गर्म करता है। मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी और उसने बड़े मन से अपनी इच्छा से उनकी द्रातियों की धार अच्छी निकाल दी है। तेज हो गई है अभी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। मैं कहती थी वो लोहा क्या था, भट्टी के अंदर उसको गर्म किया गया था और वह गर्म लोहा भी ठंडा होने में क्या हमें काफ़ी समय उसे लग रहा है। धनराम ने वापस बैत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। वह कहता है कि यदि कोई मुझसे, धनराम क्या करता है, उसकी वापस बैत वगैरह लौटा देता है और उसे कहता है कि यदि भूल से मैंने कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते मैं तत्काल बना देता। तो उसी समय धनराम कहते हैं कि यानी कि पंडित यानी कि बंसीधर जी को बहुत सारे काम रहते, उसे किसी प्रकार के कोई समय नहीं होता, तो आप अगर किसी के हाथ पे अपनी द्राती भिजवा देते तो मैं अवश्य इनकी धारे लगा देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं। मोहन क्या करता है, अपनी द्रातियों को लेकर के वापस यानी कि वहीं बैठा रहता है धनराम के पास ही और काफ़ी देर तक देखता है। तो धनराम को ऐसा लगता है कि आज मोहन को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है क्या। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। मैं कहती कि साधारण जो लोग होते हैं, ये हमारा गद्यांश है, इसमें इसके लेखक क्या कहते हैं कि साधारण जो लोग होते हैं क्या उनका केवल कलाकार जो ब्राह्मणों के, तो वे कहते हैं कि सामान्य तौर पर, तो इसमें लेखक कहता है कि आमतौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों का कारीगरों के साथ मेल मिलाप या उनके साथ उठना बैठना नहीं होता क्या, क्योंकि वे अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझते थे। ब्राह्मण वर्ग के लोगों को किसी काम के कारण कारीगर समुदाय के लोगों के पास जाना पड़ता तो वे खड़े खड़े ही अपने स्वार्थ की बात कहकर लौट आते थे। वह कहते कि आज से पहले तो मैंने ब्राह्मणों को कभी हमारे जाति के लोगों के साथ बैठते हुए नहीं देखा। वो सिर्फ क्या करते हैं, समुदाय के लोग सिर्फ काम करने के लिए उनके पास जाते हुए खड़े खड़े अपने काम को लेकर के वापस आ जाते हैं। कारीगरों के लिए इसी कामकाज के सिले में यदि शिल्पकार टोले पर आना ही पड़ता तो खड़े खड़े ही निपटा ली जाती। यदि कामकाज के सिलसिले में यदि उन्हें आना पड़ता तो क्या करते थे, खड़े खड़े ही अपने काम को निपटा लेते थे और बातचीत भी उसी समय कर लेते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। वे कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों को कारीगर या शिल्पकार लोगों के द्वारा बैठने के लिए शिल्पकार लोगों के द्वारा लोगों को कारीगर या शिल्पकार लोगों के द्वारा बैठने के लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से शहर में गुजारे बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित ऐसा संभव नहीं है।
उनके व्यवहार करना तो दूर की बात, मोहन कुछ वर्षों के लिए शहर में चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद भी वह अपने गांव की शहर की मान्यताओं से अनजान हो गया है। ऐसा नहीं था, वह गांव की परंपरा को भली भांति से समझता था। धनराम सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन काफी दिनों के लिए शहर में चला गया है और गांव की जो परंपराएं होती हैं, जो रीति रिवाजें होती हैं, उनको भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं था, मोहन अपनी परंपराओं को नहीं भूला है, भली भांति अच्छी प्रकार से समझता है। किंतु मोहन के द्वारा धनराम की दुकान पर बैठना और हथौड़ा उठाकर लोहे की गोलाई करना असंभव है। धनराम मन ही मन उनके व्यवहार के असमंजस्य में पड़ा, लेकिन परकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। यानी कि जब उसके व्यवहार को देखकर दुविधा में पड़ जाता है। जब मोहन धनराम जी के हथौड़े को उठाकर और उस गर्म लोहे को की गोलाई करने की सोच रहा होता है, गोलाई करने में लगा हुआ होता है, तो उसके ऐसे व्यवहार को देख करके धनराम जी अपने मन ही मन आश्चर्य में पड़ जाता है कि मोहन आज ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ये इनके हाथ लगा रहा है, क्योंकि इसको तो पढ़ लिखना इतना बड़ा आदमी बना हुआ है, ये क्यों कर रहा है ये कार्य। दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन स्पष्ट तौर पर वैज्ञान से कुछ भी नहीं कह पाता है और लेखक ने जमकर उसका व्यंग्य भी किया। अब इसी विद्यांश के जैसे हमारे प्रश्न है कि ब्राह्मण टीले के लोगों का शिल्पकार लोगों के साथ उठना बैठना क्यों नहीं था, कि ब्राह्मण टोलों के लोगों का कारीगरों या शिल्पकार लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ समझते थे, उन्हें उसे ज्यादा उच्च जाति का समझते थे। लेकिन वे क्या कहते थे, कई बार अगर हम कारीगरों के पास काम के लिए अगर उन्हें आना भी पड़ता तो वे सिर्फ खड़े खड़े ही अपने काम को करवाते थे और वापिस से चले जाते थे, क्योंकि वह हम कारीगरों के साथ बैठना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते। लेकिन आज मोहन किस कारण से बैठा हुआ है, कि मानसिक समस्या की ओर संकेत किया गया था कि धनराम ने मोहन के विषय में क्या प्रतिक्रिया की थी, कि विरुद्ध समझता था और ब्राह्मण होते हुए भी धनराम की आवश्यकता की उसे आश्चर्य हो रहा था, मन ही मन है सोच रहा था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला गद्यांश है हमारा, लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में लाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडस्सी पकड़कर जब दूसरे हाथ में हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिराने फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पाया। कि इन पंक्तियों में इनके लेखक शेखर जोशी जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में जातिगत अभिमान से अधिक जो परिश्रम को महत्व देता है उसके बारे में बताते हुए कहा है। में लेखक ने कहा कि जब मोहन अपने खेतों की मुंडेर पर उगाए घास को काटने के लिए, साफ करने के लिए अपनी दराती लेकर चलता है, तो उसमें वो क्या थी, दराती बहुत ज्यादा खुंड हो चुकी थी, तो उसमें वह धार लगवाने के लिए मोहन के पास जाता है, धनराम के पास जाता है मोहन। तो धनराम के ऑफर में उस समय धनराम लोहे की भट्टी गोलाई में मोड़ने का लोहे को, तो वहां जाकर देखता है कि धनराम क्या कर रहा है कि भट्टी के अंदर लोहे की एक मोटी छड़ लिए हुए है और उसको बहुत ज्यादा उसने गर्म कर रखा है और क्या कर रहा है, उसी गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था। एक हाथ से तो वो उसने संडस से पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ से वह उस गर्म लोहे पर बार बार अपने हथौड़े से चोट मार रहा था। तो निहाई पर, यानी कि निहाई क्या होता है, अब बताया गया था, एक प्रकार का लोहे होता है जिस पर रखकर हम अपनी गर्म चीज जो लोहे वगैरह होते हैं हाथी को मारा जाता है, एक
लोहे का की वस्तु होती है, पदार्थ वस्तु होती है जिस पर रख करके सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो उस निहाई पर ठीक तरह से घाट में फंसने के कारण लोहा पूरी अच्छी तरह से, तो वह कहता है कि लोहा उस पर अच्छी प्रकार से नहीं रखा गया, नहीं रखने का कारण यानी कि वह अच्छी प्रकार से गुलाई उसकी नहीं हो पाई, लोहा ठीक प्रकार से नहीं मुड़ पाया है। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। तो मोहन क्या हो गया, काफी समय तक तो धनराम को काम करते हुए देख रहा है। फिर मानो संकोच कि किस प्रकार से ये लोहे को भट्टी में गर्म करता है, फिर इस गर्म लोहे पर हथौड़ी मारता है, कैसे ठंडा, क्योंकि ठंडे लोहे को पर हथौड़ी मारने से वो नहीं हो पाता है। जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे का स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मार दी। उसी समय मोहन क्या करते हैं, इतनी देर तक देखता है, अपने संकोच को त्याग देता है और उसने दूसरी पकड़ से लोहे की स्थिर कर लिया। लोहे को फिर वह पकड़ लेता है, क्या मुझे भी दिखाओ आप कैसे कार्य कर रहे हैं, ये काम मैं भी करूँगा। तो उस समय धनराम जी सोचते हैं कि रे मोहन, आपके बस का ये काम नहीं, क्योंकि आपकी तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर सकते हो आप, ये कार्य तो हम व्यक्ति ही कर सकते हैं, कर लेंगे। तो फिर वह क्या करता है कि मोहन उसे तोड़ा लेता है और उसे पर चोट मारने लग जाता है। धोगने फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म किया, यानी कि धोगने यानी कि आग डालकर दोबारा से वह लोहे उस भट्टे के अंदर अपने उस लोहे को दोबारा से फिर गर्म करता है और निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते भोजन गोले का रूप ले डालता है। और फिर क्या करता है कि उस लोहे की छड़ को मोहन निहाई पर रखता है और उसे बार बार चोट मारने के बाद वे धीरे धीरे एक सुंदर गोले आकार का रूप धारण कर लेता है। कौन, वह लोहा। इसके बाद में इसका विशेष भाषा शैली सरल है, वर्णात्मक शैली है। क्या इसके प्रश्न है? मोहन धनराम के आफर पर किस काम से गया था? कि मोहन अपने खेत में उगी घास को काटने के लिए खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसकी जो दराती वह कुंद हो चुकी है, तो वह उसकी धार दगवाने के लिए धनराम के पास चला जाता है। धनराम किस कार्य को करने का प्रयास कर रहा था? उस समय वह जाकर देखता है कि धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को भट्टी में गर्म कर रहा है और उसे संडसे एक हाथ से संडसे के पकड़े हुई है, दूसरे हाथ पर उसे बार बार चोट मार रहा है, क्योंकि वह ऐसा करके क्या कर रहा है, उस लोहे को गर्म कर रहा है। मोहन ने क्या किया, कुछ देर तक तो धनराम को उसे देखता रहा है और फिर बाद में क्या करता है, अपने संकोच को त्याग करके वह धनराम से हथौड़ा लेकर के लोहे पर नपी तुली चोटें मारने लग जाता है। मोहन के किस कार्य से धनराम हैरान हो गया कि साधारण तौर पर ब्राह्मण बिरादरी के लोगों का शिल्पकार टोले में जब वह उसे देखता है तो वह इसे उचित नहीं समझता कि जब भी मोहन ने स्वयं शिल्पकारी का कार्य किया तो लोहार भट्टी पर बैठकर वह अपने हाथों से लोहे को क्यों स्पर्श कर रहा, ऐसा देख करके वह आश्चर्यचकित हैरान हो जाता है। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनराम चुप का मौका उन्हें मिला। वह अवाक मोहन को देखता ही रहा और तो उसे मोहन के कारीगर पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोताइन खानदान के एक युवक का इस तरह काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। इसमें लेखक ने कहा कि धनराम उसकी उस आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रहता है कि मोहन को आश्चर्य तब नहीं हुआ जितना पुरोताइन परिवार से संबंधित होने पर भी लोहार की भट्टी पर बैठकर ये हाथ डालने का कार्य कर रहा है, कि लोहार के काम के नीची जाति समझी जाती है, कि समुदाय पुरोताइन समुदाय के जो लोग होते हैं वे हम लोहारों की जाति को एक नीची जाति समझते हैं, कि वे इसे अपने
हिंद जाति का समझते हैं, एक शंका की दृष्टि से फिर उसे देखता है और एक कि लोग इसे क्या कहेंगे कि मोहन ऐसा क्यों कर रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से तस्वीर हमारे गद्यांश से संतुष्ट भाव से लोहे के लच्छे में त्रुटिहीन हो। धनराम की अत्यंत संकोच, दुविधा और संकट की स्थिति में पड़ा हुआ है और वे बहुत अपने मन ही मन अनुभव कर रहा है और संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को और कह रहा, किंतु मोहन उसकी ऐसी मनोस्थिति पर उसकी जरा भी उसे चिंता नहीं होती है और तल्लीन होकर अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई में जांच कर रहा है कि ये गोल हो चुका है या नहीं। बार बार वह उसे देख रहा है। उसने धनराम की ओर अपने कारीगर की स्वीकृति पाने में मुद्रा से देखा। उसने अपनी कारीगरी की निपुणता को स्वीकार करते हुए धनराम की ओर वह देखता है जिसमें न स्पर्धा थी न किसी प्रकार की हर जाति भाव और उसकी आंखों में निर्मलता की चमक थी। उसने न तो प्रतियोगिता का कोई भाव था और न हार जीत की उसमें कोई भावना थी। अब इसी के उससे नाम से बनते हमारे, धनराम को किस बात का आश्चर्य हुआ। धनराम को दो बातों से आश्चर्य हुआ कि मोहन के बिना काम सीखे लोहे की इतनी कुशलता में कैसे उसने उठा लिया कि मोहन ने आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं लोहे का और फिर भी इसने इस लोहे की छड़ को इतना गोल कैसे बना दिया। इसे देखकर वे बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरा ये क्या हुआ उसे कि पुरोहित खानदान के जो लोग होते हैं वे अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं और हम लभार जाति निम्न कोटि की मानते हैं। वे हमारे साथ तो बैठना तक भी पसंद नहीं करते। अगला है, धनराम किस कारण से असमंजस में था कि धनराम ने देखा कि ब्राह्मण टोले का युवक मोहन अपने इस आफर पर बैठकर किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस प्रकार से उसने लोहे की छड़ को मोड़ दिया है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। लोहे के गोल डालने के पश्चात मोहन की दशा कैसी थी। लोहे की छड़ को इच्छानुसार ढालने के पश्चात मोहन की आंखों में एक चमक थी। वह धनराम से अपनी कुशलता की स्वीकृति चाहता था और उसके कार्य में बहुत ज्यादा संतुष्ट भी वह हो चुका था। इसमें से ये भी प्रश्न हमारा कि मोहन धनराम के पास क्यों गया और उसने वहां मर्यादा के विरुद्ध कौन सा काम किया। मोहन धनराम के पास अपनी द्राति की धार तेज धार को लगवाने के लिए गया था। मोहन पुरोहित जाति से संबंध रखता है और धनराम लभार जाति से संबंध रखता है। गांव के ब्राह्मण जाति के लोग लभार जाति को आया जाया तक भी नहीं करते थे, लेकिन आज ये मोहन किस प्रकार से हमारे यहाँ पर बैठा हुआ है कि धार लगने के बाद भी वह खड़ा नहीं हो रहा। क्या आज इसको कोई भी काम नहीं है। तो एक बार तो वह सोचता है कि जिस प्रकार से नई पीढ़ी के आने के पश्चात इनके विचारों में भी परिवर्तन आ गया है। क्या मोहन धनराम के आफर पर न केवल गया, काफी देर तक वहां बैठा ही रहा। यह कार्य गांव के लोगों की नजर में मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि पुरोहित जाति के लोग कभी भी हम निम्न जाति के लोगों के साथ बातें तक करना भी पसंद नहीं करते और आज ये इतने समय तक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो धनराम उसे वहां बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, यानी कि हैराने रह जाता है। तो ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न है सारे। चहेता शिष्य कौन था, यानी कि ये हमारा हो चुका था मोहन। मोहन ने
वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए कहा लखनऊ किसके साथ भेजा था? रमेश के साथ भेजा था। रमेश मोहन को क्या समझता था? नौकर समझता था। मोहन ने कहाँ तक की पढ़ाई? 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। मोहन धनराम की से किस पर धार लगवाने पर कहा था? हंसुए पर, दराती पर। मोहन की आंखों में किसी की चमक थी? सर्चर। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया था? एक साधारण से स्कूल में भर्ती कराया गया था। धनराम ने जब वंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे क्या कहा था? कि वह सेक्रेटरी में लग गया है। ये हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। ये भी, ये हमारे गद्यांश सिंह नहीं, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। और 11 हमारा गद्यांश हो चुके हैं। गद्यांशों की व्याख्या, जीवन परिचय, अभ्यास परीक्षाओं की और ऑप्शन टाइप सभी क्वेश्चन हमारे राइट प्लस लर्न।